नमस्कार। मैं के.एम. सैनी, लेक्चरर मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिफेक्ट्स इन रोल प्रोडक्ट्स। रोलिंग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें किस प्रकार के डिफेक्ट्स आ सकते हैं या आते हैं और उन्हें किस प्रकार प्रिवेंट किया जा सकता है, उनकी रेमेडीज़ क्या है। तो जो रोलिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें मुख्य रूप से दो कारणों से डिफेक्ट्स आ सकते हैं। एक तो जो अपने इनगोट या जो रॉ मटेरियल अपने यूज लेते हैं उसमें ही कोई डिफेक्ट्स हों, जैसे कि पोर्स हों, माइक्रो क्रैक्स हों और इंक्लूजन्स हों, तो वो जब उन पे वर्क किया जाता है तो रोलिंग के दौरान वो डिफेक्ट्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और दूसरे डिफेक्ट्स जो हैं वो है ऑपरेशनल पैरामीटर्स जो हैं उनके लोकलाइज्ड इम्पैक्ट के कारण से आ जाते हैं, या जो प्रोसीजर है, प्रॉपर प्रैक्टिस जो है उसको फॉलो नहीं करने के कारण जो डिफेक्ट्स आते हैं वो। तो इस प्रकार से हम जो डिफेक्ट्स होते हैं रोलिंग में उनको दो ब्रॉड कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला है जनरल डिफेक्ट्स और दूसरा है ऑपरेशनल डिफेक्ट्स। जो जनरल डिफेक्ट्स हैं वो उसकी मेटलर्जिकल प्रॉपर्टीज़ के कारण आते हैं और जो प्रोसेस के दौरान बढ़ जाते हैं। तो वो जो जनरल डिफेक्ट्स होते हैं वो निम्न कारणों से आते हैं। पहला है वो है सरफेस इरेगुलरिटीज़। जब इनगोट या रॉ मटेरियल होता है उसमें कोई इरेगुलरिटीज़ हो, और वो इरेगुलरिटीज़ कैसी हो सकती है, एक सरफेस पे स्केलिंग वगैरह हो जाए और वो स्केल जब प्रोसेस हो रहा है रोलिंग का उसके अंदर वो इंट्रैप्ट कर जाए और उसकी वजह से वो लैप्स के रूप में इंट्रैप्ट कर जाता है और उस पर सरफेस पे लैप्स बन जाते हैं। और इस प्रकार जो बने हुए लैप्स हैं उनको सरफेस से हटाना ज़रूरी होता है और इनको ग्राइंडिंग प्रोसेस के द्वारा हटाया जाता है। जब लैप्स को हटाया जाता है तो उसमें कुछ मटेरियल लॉस भी होता है, और ये लैप्स अगर डीपर पेनिट्रेट होते हैं तो उनको हटाने में ज़्यादा मटेरियल लॉस होता है, कई बार प्रोडक्ट को रिजेक्ट भी करना पड़ता है। तो ऐसे जो डिफेक्ट्स हैं उनको अवॉइड करने के लिए अपने को जो भी रॉ मटेरियल है उसका प्री सरफेस प्रिपरेशन करना ज़रूरी हो जाता है। और हॉट रोलिंग की कंडीशन में जो स्केल्स वगैरह जो जनरेट हो रहे हैं या फॉर्म हो रहे हैं उनको वाइप आउट करने का मैकेनिज़्म या व्यवस्था अपने को उसमें प्रोसेस में रखनी होती है। दूसरा जो है नॉन मेटेलिक इंक्लूजन। ये ऐसे इंक्लूजन्स होते हैं जो नॉन मेटेलिक होते हैं, जैसे ऑक्साइड हो गए, नाइट्राइड्स हो गए, सिलिकेट्स हो गए, और ये स्टील में जनरली आते हैं। और जब इनगोट्स को कास्ट करने के लिए मेटल को लिक्विड स्टेट में रखा जाता है तो उस टाइम पे ये जनरेट होते हैं। अगर इनका वॉल्यूम बहुत कम होता तो इनके ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता, लेकिन जब ये वॉल्यूम बढ़ जाता है और तो इसके वजह से क्रैक्स जनरेट्स हो जाते हैं, क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं। और जो इनगोट्स में जो क्रैक्स होते हैं जब फर्दर रोलिंग की जाती है तो ये क्रैक्स प्रोपेगेट होके और बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार सेपरेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, सेपरेशन का डिफेक्ट आ जाता है और जो आपका रॉ मटेरियल है वो रोलिंग के बाद में ऐसे स्प्लिट हो जाता है, जैसे क्रोकोडाइल का मुंह खुला हुआ हो ऐसे स्प्लिट हो जाता है। इस कारण से इनको क्रोकोडाइल क्रैक्स भी कहते हैं। तो इनको अवॉइड करने का ये एक ही है कि जब भी मोल्टन मेटल या इनगोट कास्टिंग की जा रही हो उस टाइम पे उनको प्रोविज़न रखा जाए कि ऑक्साइड्स और नाइट्रेट्स को कैसे रिमूव किया जाए। तो फिर तीसरा जो केस है वो इंटरनल पोर्स का है। जब मोल्टन स्टेट में मेटल होता है तो उसमें गैसेस इंटरप्ट हो जाती हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और बहुत ज़्यादा अधिक गैसेज होने की वजह से इसमें ये जो पोर्स हैं या पोरोसिटी जनरेट हो जाती है। जब सॉलिडिफिकेशन होता है तो उसमें पोरोसिटी का इफेक्ट आ जाता है, जिस वजह से जो प्रोडक्ट होता है उसका सेक्शन वीकर हो जाता है। और जब इस पर फर्दर रोलिंग की जाती है तो ये वीकर सेक्शन जो पोर्स हैं वो आपस में कांटेक्ट करके सेपरेशन के रूप में, क्रैक्स के रूप में आ जाते हैं, जिनकी वजह से क्रैक्स विजिबल हो जाते हैं। तो ऐसे क्रैक्स जो हैं जो इंटरनल पोर्स के कारण आते हैं प्रोसेस में, उनको अवॉइड करने का यह है कि जब मोल्टन स्टेट में अपना मेटल होता है तो उस टाइम पे गैसेज इंक्लूजन को कंट्रोल करने के लिए मैकेनिज़्म यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है हाइड्रोजन क्रैक्स।
जैसे कि अपने पहले उसमें बात की कि गैसेज इंट्रैप्ट होती हैं, बहुत सारी गैसेज होती हैं जो उसमें डिफ्यूज़ होने की टेंडेंसी रखती हैं, और इस प्रकार की जो है हाइड्रोजन गैस जो होती है वो ज़्यादा डिफ्यूज होती है उसमें मोल्टन मेटल में। तो इस वजह से उसमें जो है क्रैक्स, माइनर क्रैक्स आ जाते हैं, जो इंटरनल क्रैक्स के रूप में उसमें सरफेस में रहते हैं। बहुत अधिक हाइड्रोजन गैसेज डिफ्यूज होने की वजह से जो सॉलिड मेटल होता है उसके जो क्रॉस सेक्शन या जो इंटरनल जो होते हैं उसमें क्रैक्स अपीयर्स हो जाते हैं, और इस प्रकार के जब मेटल से अपने रोलिंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो उसमें वो क्रैक्स और ज़्यादा प्रोपेगेट हो जाते हैं, जिस वजह से वो वीकर सेक्शन बनता है। और ये एलॉय स्टील में ये कॉमन प्रॉब्लम है। तो इसको अवॉइड करने का ये कि जब एलॉय स्टील की प्रिपरेशन की जाती है, लिक्विड स्टेट में होती है कि इनगोट कास्टिंग के समय, तो उस टाइम पे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट रखा जाए और हाइड्रोजन डिफ्यूजन को मिनिमाइज़ किया जाए। फिर दूसरे प्रकार के जो डिफेक्ट्स हैं वो है ऑपरेशनल डिफेक्ट्स, और ये डिफेक्ट्स जो आते हैं वो ऑपरेशनल पैरामीटर्स जो होते हैं उनके लोकलाइज इफेक्ट या इम्प्रॉपर प्रैक्टिस के कारण से आते हैं। तो सबसे पहला इफेक्ट है बैरलिंग। जब फ्रिक्शन एजेस पे फ्रिक्शन होता है तो बैरल एक्शन होता है। इस प्रकार के एक्शन में क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा मटेरियल डिफॉर्मेशन किया जा रहा है तो जो रोल सरफेस के कांटेक्ट में जो सरफेस होती है वहाँ से मेटल कम डिफॉर्म होता है, और सेंटर लाइन जो होती है उसकी थिकनेस की अक्रॉस सेक्शन की सेंटर लाइन जो होती है उसके अलोंग मेटल ज़्यादा डिफॉर्म्ड होता है। जैसा कि इस फिगर में अपने देख सकते हैं कि जो कॉन्टैक्ट अपर और लोअर बॉटम जो है कॉन्टैक्ट पॉइंट्स है रोलर्स के, और इनके साइड्स में जो ये है ये एजेस हैं, तो एजेस के सेंटर से मटेरियल डिफॉर्मेशन ज़्यादा होता है और कॉन्टैक्ट सरफेस से मटेरियल डिफॉर्मेशन कम होता है, तो बैरल लाइक सरफेस बन जाती है, उसकी क्रॉस सेक्शन है जो बैरल के जैसा दिखने लग जाता है। तो इस प्रकार के जो डिफेक्ट्स हैं उसको अवॉइड करने का यही है कि प्रॉपर हीटिंग की जाए और फ्रिक्शन को कंट्रोल में रखा जाए और यूनिफॉर्म प्रेशर अप्लाई किया जाए। दूसरा, नॉन यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन। जब रोलिंग की जाती है और उसमें रोलिंग की कंडीशन इस प्रकार से होती है कि जो सरफेस जो कांटेक्ट में है वहाँ पे ज़्यादा डिफॉर्मेशन हो रहा है, जैसा कि बैरलिंग में कम डिफॉर्मेशन हो रहा था, इस केस में ज़्यादा डिफॉर्मेशन हो रहा है और सेंटर से कम डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो जैसा कि इस फिगर में देख सकते हैं कि ऐसा क्रॉस सेक्शन अपने को मिलता है कि जो कॉन्टैक्ट सरफेस होती है वहाँ पे ज़्यादा डिफॉर्मेशन होता है और कोर में या सेंटर में डिफॉर्मेशन कम होता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो वर्क मटेरियल है उसकी हीटिंग प्रॉपर नहीं होने के कारण भी जो सरफेस होती है, सरफेस रीजन जो होता है उसमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है और कोर रीजन या सेंटर लाइन पे टेम्परेचर कम होने की वजह से डिफॉर्मेशन कम होता है। तो इस प्रकार के डिफेक्ट्स को अवॉइड करने के लिए जो रॉ मटेरियल है उसकी प्रॉपर हीटिंग की जाए और उसको एक लिमिटेड टाइम या जो प्रॉपर टाइम है उसके लिए उसकी सोकिंग की जाए उस टेम्परेचर पे, ताकि यूनिफॉर्मिटी हो जाए टेम्परेचर की या होमोजीनियस टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके, यानी कि थ्रू आउट उस सेक्शन के टेम्परेचर सेम हो जाए और फ्रिक्शन को कंट्रोल किया जाए, तो जिससे कि वो ये नॉन यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन ना हो। तीसरा जो है वो है एलिगेटर क्रैक्स। ये मेटलर्जिकल प्रॉपर्टी है और वीकनेस है मेटल की, जिसके कारण से ये होता है। ये सब इंक्लूजन के कारण से होता है, जो इंक्लूजन उसके अंदर हैं उनकी वजह से होता है। जब इस पर वर्क किया जाता है और सेंटर लाइन के अलोंग इस पर वर्क किया जा रहा है तो उसमें कुछ इंटरनल क्रैक्स होते हैं, वो फ्रैक्चर्स होते हैं, वो प्रोपेगेट करते हैं और उनके रिजल्ट्स के कारण कई बार फ्रिक्शन ज़्यादा होने की वजह से जो है मटेरियल अपर रोल और लोअर रोल के साथ की रोल की पाथ की दिशा में ही ट्रेवल करना शुरू कर देता है और सेपरेशन हो जाता है। और फिगर के अनुसार जब देखते हैं तो अपनी जो स्ट्रिप है या स्लेब है वो ऐसे स्प्लिट आउट हो जाती है और उसको ऐसे लगता है जैसे कि एलिगेटर ने मुंह खोल रखा हो, इस जैसा बन जाता है। तो इस वजह से इस प्रकार के जो डिफेक्ट्स हैं उनको कहते हैं एलिगेटर क्रैक्स या एलिगेटर माउथ डिफेक्ट्स।
तो इस प्रकार के जो डिफेक्ट्स हैं उनको अवॉइड करने का एक तरीका है कि जो यूनिफॉर्मिटी है, प्रेशर की यूनिफॉर्मिटी है रोल्स पे, वो यूनिफॉर्म हो और जो हीटिंग है वो प्रॉपर की जाए, और इंक्लूजन्स का जो रॉ मटेरियल प्रिपरेशन है या जो इनगोट कास्टिंग के टाइम पे इंक्लूजन्स को अवॉइड किया जाए। फिर है वेवीनेस एंड वेयरिंग थिकनेस। ये जो डिफेक्ट्स है, ये डिफेक्ट्स होता है कि इसमें रोल बेंडिंग के कारण ये डिफेक्ट्स आ जाते हैं। तो रोल बेंडिंग के कारण जो डिफेक्ट्स आते हैं तो उससे क्या होता है कि रोल बेंड होने की वजह से जो आपकी स्लैब्स है जिस पे वर्क किया जा रहा है उसकी सेंटर पे तो थिकनेस ज़्यादा होती है, एजेज पे थिकनेस कम हो जाती है, और दोनों रोल्स के मध्य जो गैप है वो पैरेलल नहीं होके चेंज हो जाता है, उस वजह से ये डिफेक्ट्स आते हैं। तो जैसा कि फिगर ए में दिखाया गया कि वेयरिंग थिकनेस डिफेक्ट दिखाया गया है, तो इस डिफेक्ट्स को अवॉइड करने का ये है कि रोल बेंडिंग को अवॉइड करने के लिए या इसके जो इम्पैक्ट है इसको अवॉइड करने के लिए रोल्स के सेंटर पे उनका डायमीटर थोड़ा बढ़ा दिया जाता है, जिसको कि क्राउनिंग कहते हैं, और ये जो बढ़ाने का है इसको कैम्बर बोलते हैं। तो सफिशिएंट कैम्बर प्रोवाइड करवा के रोल्स पे इस डिफेक्ट्स को रोका जा सकता है। और जब इस वेट और वॉल्यूम कांस्टेंट होते हैं, थिकनेस वेरी हो रही है, तो उसकी वजह से एजेस के जो है उनमें एलोंगेशन ज़्यादा होता है, और सेंटर पे कम एलोंगेशन होने की वजह से जो उसकी जो डिफेक्ट्स है वो बी में दिखाया गया है कि सेंटर लाइन पे कम एक्सपांशन हो रहा है और एजेस पे ज़्यादा एक्सपांशन हो रहा है, तो इससे एजेस एलोंगेट होती हैं और सेंटर लाइन कम डिफॉर्म होती है। तो ये भी उसी की वजह से होता है, जो रोल बेंडिंग की वजह से होता है। फिर शीट एक कंटिन्यूस बॉडी है जिससे कि स्ट्रेन रीएडजस्ट होते हैं और कंटिन्यूटी में रहते हैं, जिस कारण से सेंटर पोर्शन पे टेंसाइल फोर्सेस आते हैं या स्ट्रेन आते हैं, और एजेस पे कंप्रेसिव स्ट्रेन आते हैं, जिस वजह से एजेस में रिंकल्स आ जाते हैं जिनको अपने वेवी एज बोलते हैं। और ये दोनों जो रेजिडुअल स्ट्रेसेस हैं वो सेंटर पे टेंसाइल नेचर के होते हैं, एजेस पे कंप्रेसिव नेचर के होते हैं। तो इन वजह से इनमें रेजिडुअल स्ट्रेसेस भी आते हैं, और जो एजेस होती हैं उनमें वेवीनेस या रिंकल्स आ जाते हैं इन वजह से। तो इनको अवॉइड करने के लिए अपने रोल्स पे प्रॉपर कैम्बर अप्लाई करके या प्रोवाइड करके इन डिफेक्ट्स को अपने अवॉइड कर सकते हैं। फिर है एज क्रैकिंग। ये भी जो कैम्बर या रोल बेंडिंग के कारण ही होते हैं। इसमें जस्ट रिवर्स होता है, जो यूनिफॉर्म वेयरिंग थिकनेस और वेवी एज का था उसके जस्ट अपोजिट होता है कि इसमें ये होता है कि जब अपने कैम्बर प्रोवाइड करवाते हैं तो एक्सेसिव कैम्बर प्रोवाइड करवा देते हैं, तो सेंटर पे जो है थिकनेस कम हो जाती है, एजेस पे ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से सेंटर का एक्सपांशन ज़्यादा होता है और एजेस का कम होता है, उस वजह से ये इफेक्ट आता है। तो सेंटर लाइन के अलोंग तो टेंसाइल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आते हैं, और एजेस के अलोंग वो आपके कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि जो एजेस हैं वो क्रैक्स होना शुरू हो जाती हैं, और कई बार सेंटर लाइन के अलोंग स्प्लिटिंग भी हो जाती है। तो इसको अवॉइड करने का ये है कि कैम्बर की जो मात्रा है, जो रोल बेंडिंग के कारण जो इफेक्ट आते हैं उनको अवॉइड करने के लिए जो रोल्स पे कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है उसकी मात्रा सफिशिएंट क्वांटिटी में रखी जाए, ना ज़्यादा ना कम। अगर उसकी क्वांटिटी को ज़्यादा रखेंगे तो भी डिफेक्ट्स आएंगे, और कम रखेंगे तो भी डिफेक्ट आएंगे। तो वो जो कैलकुलेटेड कैम्बर वो ही प्रोवाइड करना चाहिए उस मटेरियल के अकॉर्डिंग। तो इन डिफेक्ट्स को अपने वहाँ से अपने कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू।